Good morning, dear students. So, beta, we are discussing chapter number 3, ruling the countryside. Okay, open your books. So, beta, in last lecture, we had discussed about the introduction and how British East India Company became the Diwan of Bengal. कैसे ब्रिटिशर्स को बंगाल बिहार की दीवानी मिली, ठीक है, एंड हाउ दे इंट्रोड्यूस न्यू सिस्टम. उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज कर दिए, कुछ लैंड रिवेन्यू कलेक्शन का राइट उनको मिल गया, जिससे उनका जो बिज़नेस था वो इंक्रीज़ होने लग गया. वो यहीं से टैक्स कलेक्ट करके इंग्लैंड के लिए माल भेज सकते थे उसी पैसे से खरीद के, ठीक है. तो धीरे धीरे बट बंगाल में उसका लॉस भी लगा, उन लोगों के काम धंधे ठप हो गए, एग्रीकल्चर ख़त्म होना शुरू हो गया. तो अब उनको लगा अगर एग्रीकल्चर ही ख़त्म हो गया तो हमें क्या मिलेगा, क्योंकि टैक्स तो उनको उन्हीं से ही आ रहा था, ठीक है. तो उन्होंने लैंड रिफॉर्म्स शुरू किए कुछ. तो उन लैंड रिफॉर्म में हमने कल एक वीडियो किया था, उसमें क्या पढ़ा था, परमानेंट सेटलमेंट, ठीक है, जो कॉर्नवालिस ने स्टार्ट किया था. और उसमें होता क्या था, एक फ़िक्स अमाउंट पे ज़मींदार को ज़मीन मिल जाती थी. अब वो वहाँ से जितना मर्जी प्रोडक्शन करे, जितना मर्जी नीचे टैक्स ले, जितना मर्जी प्रोडक्शन कराए, ठीक है. बट कंपनी को फ़िक्स अमाउंट देनी होती थी, और कंपनी को ये रहता था भाई हमें फ़िक्स मिल रही है, तो उनको पता रहता था कितना इनकम हमें मिलने वाला है और किस हिसाब से काम करना है. ओके, चलो अब आते हैं नेक्स्ट, पेज नंबर 28. द प्रॉब्लम, व्हाट वाज द प्रॉब्लम विद परमानेंट सेटलमेंट. ओके, प्रॉब्लम विद परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम. ठीक है, प्रॉब्लम क्या था इस सिस्टम में. So the permanent settlement, however, created problems. Company officials soon discovered that the zamindars were in fact not investing in the improvement of land. उन्होंने सोचा क्या था कि हम कंपनी ज़मींदार से फिक्स अमाउंट लेगी और ज़मींदार जो है ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा, लैंड की क्वालिटी इंप्रूव कराएगा, जिससे कि उसको ज़्यादा बेनिफिट हो. बट सून दे डिस्कवर्ड दैट ज़मींदार्स वर नॉट वर्किंग प्रॉपरली, दे वर नॉट इन्वेस्टिंग. उन्होंने पाया कि कोई इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं चल रही, ना कोई ज़्यादा इंप्रूवमेंट आ रही थी. The revenue that had been fixed was so high that the जमींदार found it difficult to pay. बट कंपनी खुद ही इतना ज़्यादा रेंट ज़मींदार पे रखा हुआ था, इतना ज़्यादा पैसा ज़मींदार से उन्होंने फिक्स कर दिया जो वो पे नहीं कर पाता था. सो एनीवन हु फेल्ड टू पे द रेवेन्यू लॉस्ट हिज जमींदारी. और जो भी टाइम पे अपना रेवेन्यू पे नहीं कर पाता था उसकी ज़मींदारी जो थी वो वापस ले ली जाती थी. सो न्यूमरस जमींदारीज वर सोल्ड ऑफ एट ऑक्शन ऑर्गेनाइज्ड बाय द कंपनी. तो क्या होता है, एक जगह की ज़मींदारी जो थी वो जब वापस ले ली जाती, बाद में उसको फिर से बोली लगा के किसी दूसरे को देते थे. तो इस तरह से पता नहीं कितनी बार अलग अलग जगहों की जो ज़मींदारी है वो टाइम टू टाइम क्या हुई है, फिर चेंज हुई है. बाय द फर्स्ट डिकेड ऑफ 19th century दिस सिचुएशन चेंज. पर 19th century का जो फर्स्ट डिकेड था, यानी 1801 to 1810, some changes were occurred there. कुछ बदलाव आए. The prices in market rose and cultivation slowly expanded. तो मार्केट में चीज़ों के जो दाम है, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के जो दाम है वो बढ़ने लग गए और मार्केट जो है वो थोड़ा बढ़ा. This meant an increase in the income of जमींदार्स but no gain for company. ठीक है, अब रेट बढ़ने लग गए, प्रोडक्शन बढ़ रहा है, तो ज़मींदारों की भी इनकम बढ़ रही है, ज़मींदारों को उससे क्या हो रहा था, फ़ायदा हो रहा था. बट नो गेन फॉर कंपनी, बट कंपनी को तो कोई फ़ायदा नहीं, चाहे बढ़े ना बढ़े, क्योंकि कंपनी को तो फिर भी फिक्स ही मिलना है जितना उन्होंने फिक्स किया हुआ था ज़मींदार से. सो सिंस इट कुडंट इंक्रीज द रेवेन्यू डिमांड दैट हैड बीन फिक्स परमानेंटली. और कंपनी दावा भी नहीं कर सकती थी भाई अगर आपका प्रोडक्शन बढ़ा है या आपकी इनकम बढ़ी है तो हम भी अपना परसेंटेज बढ़ाएंगे, ठीक है. So even then the जमींदार्स didn't have any interest in improving the land. अब जमींदारों का भी काम चल रहा था, उनको भी क्या पैसा मिल रहा है, उन्होंने भी आगे खर्चा नहीं किया, वो तो बस इकट्ठा करने में लगे हुए थे.
ठीक है। अगर टाइम पे पूरा इकट्ठा नहीं होता था तो वो नीचे रेंट बढ़ा देते थे, या जो फार्मर्स काम करें उनकी सैलरी नहीं देते थे। इस तरह के काम करके वो पैसा बचा रहे थे, ठीक है। उन्होंने भी कोई खास इन्वेस्टमेंट नहीं की। सम हैड लॉस्ट देयर लैंड्स इन द अर्लियर ईयर्स ऑफ सेटलमेंट, और कईयों की तो ज़मींदारी शुरू में ही छूट गई थी उनसे। अदर्स नाउ सॉ द पॉसिबिलिटी ऑफ अर्निंग विदाउट द ट्रबल एंड रिस्क ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब जब रेट बढ़ने लगे, प्रॉफिट बढ़ने लगा, तो उनको बिना खर्चे किए हुए ही प्रॉफिट आने लग गया। एज लॉन्ग एज द जमींदार कुड गिव आउट द लैंड टू टेनेंट्स एंड गेट रेंट, ठीक है। तो अब क्या था, जो ज़मींदार से वो भी आगे खेती के लिए ज़मीन किसानों को दे देते थे ठेके पे या रेंट पे, और उससे रेंट लेते थे। दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन इम्प्रूविंग द लैंड। उन्होंने भी क्या किया, वो भी ज़्यादा कोई इंटरेस्टिंग नहीं थे लैंड क्वालिटी इंप्रूव करने के। ज़मींदार भी, उन्होंने भी, ज़मींदारों ने भी क्या किया, आगे जो ज़मीन होती थी वो आगे किसानों को रेंट पे दे देते थे, ठेके पे दे देते थे। वो ज़मींदार क्या करता, वो उनसे नीचे रेंट, हाई रेंट लेते थे, और कंपनी जो ज़मींदार थे उनसे पैसा लेती थी। अल्टीमेटली पैसा तो नीचे ही पे करना पड़ता था फार्मर को ही। ऑन द अदर हैंड इन विलेजेस द कल्टिवेटर फाउंड द सिस्टम एक्सट्रीमली ऑप्रेसिव। अब प्रॉब्लम किन को आ रही थी? प्रॉब्लम तो जो नीचे खेती कर रहे थे किसान, उनको आ रही थी, क्योंकि जो खेती कर रहा है, पहली बात तो मेहनत कर रहा था खेतों में, ठीक है, बट टाइम पे बारिश अगर नहीं हुई तो फसल खराब हो जाती थी। अब फसल खराब हो अच्छी हो, ज़मींदार को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसने तो जितने रेंट पे ज़मीन दी हुई है वो तो उतना रेंट लेगा, ठीक है। वो रेंट लेने आ जाता था अपने टाइम पे, क्योंकि उसको भी ऊपर कंपनी को देना होता था। कंपनी ने पहले ही ज़्यादा रेंट रखा हुआ था, ठीक है, ज़मींदार से। ज़मींदार को ये होता था मेरे को जो कंपनी को देना है वो भी पूरा करना और अपने लिए भी कमाना है। वो और ज़्यादा रेंट रखता था नीचे, जो कि नीचे पीजेंट्स जो हैं पूरा नहीं कर पाते थे। So the rent he paid to the जमींदार was high and his right on land was insecure, ठीक है। और पहली बात तो उसको हाई रेंट पे करना पड़ता था किसान को। सेकेंड थिंग, उसकी जो क्लेम था लैंड के ऊपर वो भी इनसिक्योर था, यानी ज़मींदार क्या पता उसको कब हटा दे उसकी ज़मीन से, भाई ये ज़मीन मैं किसी और को दे रहा हूँ, तुम जाओ। टू पे द रेंट ही हैड टू ऑफन टेक अ लोन फ्रॉम मनी लेंडर। तो इसीलिए उनको क्या करना पड़ता था, ब्याज पे जो पैसा देने वाले लोग थे उनसे वो ब्याज पे पैसा लेके उन ज़मींदारों को रेंट पे करते थे किसान। बट वो भी इस होप में ब्याज पे पैसा लेते थे, भाई अगली फसल अच्छी होएगी तो हम पे कर देंगे। बट कई बार फसल अच्छी नहीं होती थी, या ब्याज जो है वो बहुत ज़्यादा लगता था। अनपढ़ता वैसे पहले ही थी, तो जो पैसा देने वाले लोग थे ब्याज पे वो भी इस बात का फ़ायदा उठाते थे, ठीक है, ज़्यादा लिख देते थे उनके खातों में, तो वो फिर सारी उम्र ही उनके चक्करों में फंसा रह जाता था। So to pay the rent he had to often take a loan for money lender from, and when he failed to pay the rent he was evicted from the land he had cultivated for generation। और अगर वो कभी रेंट पे नहीं कर पाता था तो उसे वो ज़मीन वापस ले ली जाती थी, वेदर वो चाहे कितने भी पीरियड से उस ज़मीन पे खेती क्यों ना कर रहा हो। ओके, तो ये क्या प्रॉब्लम थी? ये प्रॉब्लम थी किसके साथ? परमानेंट सेटलमेंट के साथ। अब आता है अ न्यू सिस्टम इज़ डिवाइज्ड। अब उन्होंने परमानेंट सेटलमेंट के बाद कुछ और नए सिस्टम भी उन्होंने लगाए। By the early 19th century, many of the company officials were convinced that the system of revenue had to be changed again, ठीक है। अब अर्ली 19th सेंचुरी में, यानी कि जो 1801 से 10 तक तो ठीक चल रहा है, फिर उनको लगा भाई इसी पीरियड में ही उनको लगा ब्रिटिश ऑफिशियल्स को भाई ये जो सिस्टम है हमें थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। हाउ कुड रेवेन्यू बी फिक्स परमानेंटली एट अ टाइम व्हेन द कंपनी नीडेड मोर मनी टू मीट इट एक्सपेंसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड ट्रेड। अब उस टाइम पे ब्रिटिशर्स को अपना एडमिनिस्ट्रेशन एंड ट्रेड पे खर्चा आ रहा था, वो खर्चा पूरा करने के लिए उसको ज़्यादा पैसा चाहिए थे, और ज़्यादा पैसा चाहिए बट इनकम तो फिक्स आती थी क्योंकि उन्होंने परमानेंट सेटलमेंट्स की हुई थी, और कंपनी को जो फार्मर्स थे ज़मींदार से उनसे फिक्स पैसा आता था। बट अब उनकी डिमांड बढ़ रही थी ब्रिटिशर्स की, उनके पास ज़्यादा एरिया आ रहे थे, उनके पास उनको और ज़्यादा ट्रेडिंग बढ़ानी थी। सो दैट्स वाई नाउ दे वांट मोर एंड मोर मनी, सो दे वांट टू चेंज नाउ द सिस्टम।
इन द नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस ऑफ बंगाल प्रेसिडेंसी मोस्ट ऑफ दिस एरिया इज नाउ इन उत्तर प्रदेश। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कौन सा एरिया यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। अब देखो बेटा, ये क्या है, बांग्लादेश है। ठीक है, बांग्लादेश भी क्या है, यहाँ तक है। और बांग्लादेश भी क्या था, पहले इंडिया का पार्ट था, तो मैं इसीलिए इसको इंडिया में ही मिला रहा हूँ। ये जो बांग्लादेश बॉर्डर है ना, मैं इसको हटा रहा हूँ एक बार। पहले इंडिया कहाँ तक था, पहले इंडिया ये सारा इंडिया ही था। ठीक है, यहाँ तक ये सारा का सारा क्या था, ये बंगाल था। ठीक है, ये ऊपर तक। फिर आगे ये क्या था, बिहार। ठीक है, और नीचे ये क्या था, ओडिशा। तो बंगाल बहुत बड़ा था। नॉर्थ वेस्टर्न यानी ये जो इलाके हैं यहाँ के, ये वाले, ठीक है, इस पार्ट जो आज किस में आते हैं, उत्तर प्रदेश में। पहले ब्रिटिशर्स के पास यहाँ से लेके यहाँ तक का इन्होंने सारा एरिया उस टाइम अपने कंट्रोल में किया हुआ था। तो नॉर्थ वेस्टर्न बंगाल प्रोविंस में जो एरिया कहाँ आता है, अभी उत्तर प्रदेश में, इस एरिया में उन्होंने एक नया सिस्टम लगाया। एन इंग्लिशमैन कॉल्ड होल्ट मैकेंजी डिवाइज्ड द न्यू सिस्टम विच केम इनटू इफेक्ट इन 1822। ठीक है, क्या नाम था उसका, होल्ट मैकेंजी। ठीक है, कब उसने लगाया, 1822 में एक नया सिस्टम लगाया। ठीक है, जिसको क्या बोलते थे, महलवाड़ी। ही फेल्ट दैट द विलेज वॉज एन इम्पॉर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशन इन नॉर्थ इंडियन सोसाइटी एंड नीडेड टू बी प्रिजर्व। उसने देखा भाई यहाँ पे गाँवों का बड़ा वैल्यू है नॉर्थ इंडिया में, और ये सिस्टम को कहीं ना कहीं हमें ध्यान में रखना चाहिए। अंडर हिज डायरेक्शन कलेक्टर वेंट फ्रॉम विलेज टू विलेज। ठीक है, उन्होंने क्या किया, अब होल्ट मैकेंजी ने नया सिस्टम लगा दिया, भाई जो कलेक्टर होंगे, रेंट कलेक्टर, वो गांव-गांव जाएंगे। ठीक है, इंस्पेक्टिंग द लैंड, मेजरिंग द फील्ड एंड रिकॉर्डिंग द कस्टम एंड राइट्स ऑफ डिफरेंट ग्रुप। उन्होंने क्या किया, कलेक्टर जो है वो गांव-गांव गए, वहाँ पे जो ज़मीन है उसकी मपाई की, वहाँ का सिस्टम देखा, भाई यहाँ पे कैसे सिस्टम है, कैसे लैंड को वो लोग कर देखते हैं। ठीक है, क्या उनके रिवाज हैं। द एस्टिमेटेड रेवेन्यू ऑफ ईच प्लॉट विद इन अ विलेज वॉज एडिड अप टू कैलकुलेट द रेवेन्यू दैट ईच विलेज हैज़ टू पे। तो उन्होंने पूरे ऐसे एक विलेज का माप लिया, भाई इसमें इतनी ज़मीन है, इतना रेवेन्यू यहाँ से जनरेट हो सकता है। ठीक है, और उसको, उस विलेज को उतना ही रेवेन्यू जो है पे करना पड़ेगा। दिस डिमांड वॉज टू रिवाइज पीरियडिकली, और इसमें टाइम टू टाइम जो था रेट में या डिमांड में, पैसों की डिमांड में, टैक्सेस में चेंज होता रहता था। सो दैट वॉज नॉट परमानेंटली फिक्स्ड। अब ये परमानेंटली फिक्स नहीं थी। The charge of collecting the revenue and paying it to company was given to village headman। तो पहले तो क्या होता था, एक ज़मींदार होता था जिसके पास कई गांव होते थे, वहाँ पे वो अपना सिस्टम बनाता, बट उसने क्या किया, होल्ट मैकेंजी ने, ठीक है, इन एरियाज़ में गांव-गांव पहले रिकॉर्डिंग, मेजरिंग कराई, खेत की पूरी मपाई करा ली, रिकॉर्ड मेंटेन कर लिए। ठीक है, और उसने क्या किया, हर गाँव में एक हेडमैन बनाया, यानी गांव का एक मुखिया बनाया। ठीक है, उस मुखिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी वो देखे जा के कि कौन खेती कर रहा है, कितनी कर रहा है, कितनी लैंड है, सारा रिकॉर्ड रखे, और फिर टैक्स कलेक्ट करके वो ये हमारी यानी कंपनी को भेजे। सो रेदर एंड द जमींदार, दिस सिस्टम केम टू बी नोन एज महलवाड़ी सेटलमेंट। तो उस सिस्टम को क्या कहते थे, महलवाड़ी सेटलमेंट। ओके, तो ये क्या है, अगर आपसे क्वेश्चन आता है व्हाट वाज महलवाड़ी सेटलमेंट, तो आपने ये वाले पॉइंट्स जो हैं उसमें मेंशन करने हैं। ठीक है।
फिर आता है थर्ड, द मुनरो सिस्टम, जो कहाँ लगा था? साउथ इंडिया में। इन द ब्रिटिश टेरिटरी in the south there was a similar move away from the idea of permanent settlement। तो साउथ इंडिया में भी क्या था? ब्रिटिशर्स का ही रूल चलता था वहाँ पे भी, ठीक है, और उन्हीं की पावर थी यहाँ मद्रास वाले इलाकों में, ठीक है। आप देखो ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? आज एक शहर है चेन्नई। चेन्नई को पहले क्या बोलते थे? मद्रास। बट मद्रास कोई एक शहर नहीं था, बाद में एक यहाँ से लेके उड़ीसा से और ये सारा जो एरिया था ये ब्रिटिश कंट्रोल था, और इसमें क्या आता था? मद्रास। बीच में छोटी छोटी सी कुछ प्रोविंसेस थी, रियासतें थी, अदरवाइज मोस्ट ऑफ एरिया जो था वो ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में ही था। तो यहाँ पे क्या था? द न्यू सिस्टम दैट वाज डिवाइज्ड केम टू बी नोन एज रैयतवाड़ी। तो यहाँ पे कौन सा नया सिस्टम लगाया? उसको कहते थे रैयतवाड़ी। ओके। It was tried on small scale by Captain Alexander Reid in some of the areas that were taken over by company after the wars with Tipu Sultan। तो क्या हुआ था? यहाँ पे पहले एक प्रिंसली स्टेट्स था मैसूर, ठीक है, टीपू सुल्तान के बारे में पढ़ा था अभी हमने, ठीक है। तो टीपू सुल्तान को हराने के बाद एलेक्जेंडर रीड नाम के एक ऑफिशियल ने थोड़े से एरिया में पहले ही सिस्टम लगाया था। Subsequently developed by Thomas Munro, this system was gradually extended all over South India। बाद में वो जो सिस्टम था वो पूरे साउथ इंडिया पे ही लगा दिया गया था। So Reid and Munro felt that in South there were no traditional जमींदार। अब रीड ने भी और मुनरो ने देखा कि साउथ इंडिया में कोई जमींदारी सिस्टम तो नहीं था। The settlement they argued had to be made directly with cultivators, ryots। वहाँ पे रैयत बोलते थे किसानों को। तो उन्होंने कहा भाई हम जो टैक्स कलेक्ट करेंगे वो डायरेक्ट रैयत से ही करेंगे, किसानों से ही करेंगे। Who had tilled the land for generation, जो कि वर्षों से क्या कर रहे हैं? खेती कर रहे हैं ज़मीनों पे। So their field had to be carefully and separately surveyed before the revenue assessment was made। तो उसके लिए क्या किए? पहले उन्होंने पूरे एरिया का सर्वे कराया, गांव-गांव ब्रिटिशर्स के ऑफिसर्स गए, उन्होंने वहाँ पे जो लैंड थी वो मापी, ठीक है, खेतों के साइज़ जो हैं उसको नंबरिंग कर दिया, पूरा उन्होंने एक अच्छा रिकॉर्ड मेंटेन कर लिया पहले। मुनरो थॉट दैट द ब्रिटिश शुड एक्ट एज पैटर्नल फादर फिगर प्रोटेक्टिंग द रैयट्स अंडर देयर चार्ज, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा भाई हम एक तरह से जो रैयट्स हैं उनके जो पैटर्नल फादर्स हैं, यानी उनके एक तरह से गार्डियन के तौर पे हम लोग काम करेंगे। ऑल वॉज नॉट वेल। अब सब कुछ भी सही नहीं था, ठीक है। इस पार्ट में महलवाड़ी सिस्टम की शुरुआत हुई, साउथ इंडिया में रैयतवाड़ी की सिस्टम चल रहा है, परमानेंट सेटलमेंट भी चल रही है, ठीक है। Within a few years later, after the new system were imposed, it was clear that all was not well with them। अब उन्होंने ठीक है नए सिस्टम लगाया, बट एवरीथिंग वाज नॉट फाइन, सब कुछ सही नहीं चल रहा था जो नए सिस्टम है उनमें भी। Driven by the desire to increase the income from land, revenue official fixed too high a revenue demand। अब क्या था? जो ऑफिसर्स थे, ऑफिसर्स ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना चाहते थे, ठीक है। तो वो इस वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश ऑफिशियल जो थे वो रैयत से, किसानों से ज़्यादा पैसा मांगते थे, विलेज हेडमैन से ज़्यादा पैसा मांगते या रिश्वतखोरी हो जाती थी, ठीक है। पीजेंट्स वर अनेबल टू पे, रैयत फ्लेड द कंट्री साइड। तो जो पीजेंट्स थे वो टैक्स देने के कैपेबल नहीं थे, ठीक है। एंड पीजेंट्स वर फ्लेड, रैयट्स वर फ्लेड अवे, कि जो किसान थे वो टैक्स तो दे नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने डर से भाई कल को तुम ब्रिटिशर्स आएंगे, अरेस्ट कर लेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, तो वो भाग जाते थे।
गांव छोड़ के। ओके, कंट्री साइड एंड विलेजेस बिकम डिजर्टेड इन मैनी रीजन, ठीक है, कई जगह पे तो गांव के गांव खाली हो गए। Optimistic officials had imagined that the new system would transform the peasant into rich enterprising farmers, but this didn't happen. अब शुरू में तो ब्रिटिशर्स को लगा था भाई जो हम नए सिस्टम लगा रहे हैं इसमें किसान माला माल हो जाएंगे, पैसे आएंगे उनके पास और हमारे पास भी पैसा आएगा। अब उन्होंने तो मेनली तो अपने फोकस पे उन्होंने वो पॉलिसीज़ बनाई थी, भाई मेन तो हमें पैसा चाहिए ज़्यादा, किसानों का क्या, ठीक है। तो बट किसी भी लेवल पे उनको बेनिफिट जो था वो नहीं हो रहा था। ओके बेटा, तो आज हमने किए हैं 3 सिस्टम, परमानेंट सेटलमेंट की प्रॉब्लम्स आज हमने की हैं। मुनरो सिस्टम जो कि क्या था, रेतवाड़ी सिस्टम, जिसको थॉमस मुनरो ने स्टार्ट किया था, ठीक है, उससे पहले अलेक्जेंडर रीड ने उसको स्टार्ट किया था, और 1822 में होल्ट मैकेंजी ने महलवाड़ी सिस्टम स्टार्ट किया था। ओके, सो रीड देम केयरफुली, क्लियर। बाकी बेटा हम करेंगे कल क्रॉप्स फॉर यूरोप। ओके, थैंक यू।